नहीं देखा आपने? हाँ, थैंक यू। थोड़ा एक्टिव होके आप लोग कर दिया करें। बीच में ना एक बार क्लास लेते समय ना एक फोटो ले लीजिएगा, ठीक ना, कि स्टूडेंट्स प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो, सभी को जोहार। ठीक है, तो आप लोग को आज एक चीज देखने के लिए बोला था। ये स्लाइड दिख रहा है सबको? ठीक है, सबने देखा इसको? सबको मिला था देखने के लिए? नहीं मिला था? आपस में घुमा लें, इसको गौर से देखिए थोड़ा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं उसको थोड़ा समझने के लिए भी, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे, बट देखिए स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं, उस स्लाइड में आप ये इस तरह का कुछ चीज देख रहे होंगे। क्या है पता है? ये प्याज जो आप खाते हैं, तो प्याज की जब परत हटाते एक पतली सी झिल्ली होती है, उसी का एक छोटा टुकड़ा वहां पे साटा हुआ है, ठीक है। और उसको कुछ कलर से स्टेन बोलते हैं, ताकि वो अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर दिख सके, उसको लगा स्टेन लगा के फिक्स किया गया है, ठीक है। अब देखिए, मतलब आपको कोशिका समझने के लिए, कोशिका कितना महीन चीज है आप अंदाजा लगाइए। जो स्लाइड आपके हाथ में पकड़ाया है उसको भी ग्लास स्लाइड बोलते हैं। खून वून देखते हैं ना, उसी पे लिया जाता है। क्या चीज देखते हैं उसमें? कोशिकाओं को देखा जाता है, सब कोशिकाएं ठीक ठाक है कि नहीं, है ना। जो लोग नहीं देखे दोबारा घुमा लीजिए, है ना। तो अब देखिए इसमें कोशिका कहाँ दिख रहा है? ये छोटा सा प्याज का परत एक टुकड़ा, है ना, इसमें कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं बताइए? इतना छोटा सा वो दिख रहा है ना, बहुत छोटा है। अब देखिए आपको क्या लगता है कितनी कोशिकाएं हो सकती है इसमें? गिनना है? ठीक है, अगर पीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो गिन सकते हैं बैठ के, ठीक है। उस छोटे से स्लाइड पे उतना छोटा पीस रखा हुआ है, इतना छोटा प्याज का टुकड़ा रखा हुआ है। उसमें भी जो प्याज को आप हटाते हैं, एक परत हटाते हैं, तो बीच में पतली झिल्ली होती है, उसको उसका उसमें अच्छे से दिखता है, इसीलिए। बाकी पूरे प्याज में ही सोचिए कितनी सारी कोशिकाएं होंगी। ये देख रहे हैं, ये एक सिंगल कोशिका है। अब प्याज तो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है। केंद्रक होना चाहिए था ना, इसमें तो केंद्रक नहीं है। कहीं दिख रहा है? इसके लिए और बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें केंद्रक मर चुका है, नहीं, स्लाइड में नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये आप एक सिंगल कोशिका देख रहे हैं। सोचिए अगर आप वही अपने गाल के अंदर का सेल को, कोशिका को निकालते और स्लाइड पे देखते, आपको भी हूबहू ऐसे ही दिखता। हम लोग सोचिए, पहले तो अपने आप को इज्जत दीजिए, आप कोशिका के अंदर क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपको अनुमान के लिए आज हम स्लाइड दिखाए। ये एक सिंगल कोशिका को अगर आप ले ले, देखिए इतनी बड़ी सी कोशिका है ना। एक सिंगल कोशिका के अंदर में क्या क्या कोशिकांग हैं, हम लोग वो देख रहे हैं। उसका क्या महत्व है वो जानने वाले हैं। तो हम लोग ने प्रोकैरियोटिक कोशिका देख ली, देखी ना, बैक्टीरिया की, जीवाणु की। उसके अंदर क्या है? कोशिका का आवरण क्या है, कोशिका के बाहर में क्या क्या मिली? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है, वो हमने देखा था। और क्या देखा था?
सेल मेम्ब्रेन देखा था, ये दोनों के बाहर क्या देखा था? ग्लाइकोकैलिक्स, जो सतह पर बैक्टीरिया को पकड़ के चलने में मदद करता है, ठीक है। और क्या देखा था? कशाभिका, है ना, फ्लैजेला, सीलिया, फ्लैजेला, ये सब देखा था कि कुछ जीवाणु जो होते हैं वो चलयमान होते हैं और कुछ अचलयमान होते हैं, नहीं चल सकते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए आप, ये यूकैरियोटिक, आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। ये जो एक आप कोशिका देख रही है, देखिए ये बहु कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, इसमें से एक कोशिका के अंदर क्या क्या है, आज हम लोग वही देखेंगे। आप में और हम में, या पौधे में, या इवन कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लीज यहाँ ध्यान दें। हाँ, हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ, पूछिए क्या? हाँ हाँ, ये कोशिका जो है, जो आपको हम सैंपल दिए हैं, वो आपको, आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको कितना दिखेगा? आपके यहाँ पास लेंस थोड़ी है, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, उस चीज को और दुगना तिगुना, मतलब दुगना तिगुना भी नहीं, 10,000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स, 100 गुना बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये माइक्रोस्कोप में उसी स्लाइड का खींचा हुआ चित्र है, ठीक है, 100 गुना ज्यादा। तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा अंदर में। अब हम लोग के आंख के अंदर माइक्रोस्कोप तो लगा हुआ नहीं है, इसीलिए, ठीक है, समझ गए। तो वो देखिए, वो इतना छोटा, उसके अंदर तो आपको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो हमने उसी का लिया है हमारी लैब में, तो देखिए आपको एक एक कोशिका नजर आ रही है। अब इस कोशिका के अंदर कोशिकांग कौन कौन से हैं, हम लोग वो देखेंगे। ये तो रहा प्याज का, इसी तरह जंतु का भी देखा जाता है, ठीक है। जंतु के अंदर में जो कोशिकांग हैं और पौधे के अंदर जो कोशिकांग हैं, दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है, आज वो हम लोग जान जाएंगे, ठीक है, ओके। ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अंतर को बताएं, ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहता है। हमेशा जॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसके साथ आगे में और एक क्वेश्चन हो सकता है। 32 नंबर का पेपर है, 32 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसी अनुसार लिखना है। कम से कम इसको 10 नंबर के लिए तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। स्लाइड्स को मुझे वो सर को दे दीजिए। सब लोग देख लिए ना? समझ में आया ना कि हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग कितना अंदर माइक्रोस्कोप से झांक के देख रहे हैं। अब उसके अंदर एक एक कोशिका के अंदर अब झांकेंगे, कोशिकांग यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, सर को दे दीजिए। तो इस छोटे से के अंदर क्या क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसको आपको अब इमेजिन करने में इजी होगा, कल्पना करने में अब आसानी होगी कि नहीं होगी, कि सोचिए आप कितना सूक्ष्म चीज देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो अभी जो आपने कोशिका देखी, उसके अंदर और झांक के देखा गया 1950 के बाद। ऐसा क्यों? 1950 के पहले क्यों नहीं देखा गया? माइक्रोस्कोप खोज लिया गया था। कौन सा माइक्रोस्कोप फिर आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1950 के लगभग में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कोशिका के अंदर, सोचिए इतना सूक्ष्म, उसके अंदर भी कितना सूक्ष्म होगा, उसको भी हम लोग झांक के देख लिए, है ना। तो यही है साइंस। अब कोशिका के अंदर देखिए, जो कोशिकांग मिलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, वो देखिए कितनी तरह की होंगी। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। पहला तो केंद्रक। अभी जो कोशिका दिखाया आपको, उसमें केंद्रक नहीं दिख रहा था, है ना। उसके लिए अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए और अच्छे से उसको तैयार करना होगा, सही कलर डालना होगा उसमें, स्टेन, है ना, तो उससे वो दिखेगा। तो अब आप देखिए, केंद्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सॉरी ये क्लोरोप्लास्ट है,
और यहाँ ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी। इस तरह के 3-4 कोशिकांग, मुख्य कोशिकांग होते हैं जिससे हमारा काम होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। बॉडी में क्या काम होता है? आपको बताया था डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्या काम होता है? हाँ, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी है, सही बात है, बॉडी बिल्डिंग। चलो, तो अब देखिए, डीएनए और आरएनए तो इसके अंदर रहता है, सब खेल इसी का है। डीएनए आरएनए इसके अंदर होता है। आरएनए जैसे ही बाहर आता है, जैसे ही बाहर आता है, उसको कौन पकड़ लेता है? राइबोसोम्स, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब राइबोसोम क्या करेगा? उस आरएनए को डिकोड करेगा और उसके अनुसार प्रोटीन का निर्माण करेगा, है ना? यही करता है ना? तो दो तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है। कैसे? एक, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हिंदी में भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखेंगे। फैन ऑन कर लीजिए। आप यहां देख रहे होंगे कि ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन एक के ऊपर ये डॉट्स नहीं दिख रहे होंगे और एक के ऊपर डॉट्स है। ऐसा क्यों? कोई बताएगा? ठीक है, और ऐसा क्यों? इसमें से कौन वसा का निर्माण करेगा? ये चिकना वाला, ठीक है भाई, ये फैट्स बनाता है। चलो, सबको पता चल गया ये बात। और ये कैसे, ये क्या करेगा? क्यों प्रोटीन का निर्माण करेगा पता है? ये जो डॉट आप देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं, राइबोसोम्स है, जो कल आप पढ़े। कुछ राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। उसको खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम वहीं पे जाके बैठ जाता है, और जब बैठता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ ये जो आरएनए है वो जा रहा है, और प्रोटीन का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में हो रहा है, ठीक है। और जब ये, यहाँ तो अच्छे से डायग्राम दिया हुआ नहीं है, आपको हम सही डायग्राम दिखाएंगे। ये जिसने भी बनाया वो अपने हिसाब से डिनोट कर रहा है, सिंबॉलिक है, और अच्छी पिक्चर आपको दिखाएंगे, ओरिजिनल भी दिखाएंगे लास्ट में, ठीक है। आज नहीं, जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कल पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आज और कल में ये खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन का निर्माण हो गया, खूब बड़ी सी प्रोटीन बना ली गई। बहुत तरह के प्रोटीन बनते रहते हैं, जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन आपको हमेशा जरूरत पड़ता है। इंसुलिन कैसे बनेगा? जैसे ही आप खाना खाइएगा ना, उसके आधे घंटे के अंतराल में इंसुलिन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। कहाँ पे? पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। और वहाँ उसी टाइम बनेगा जब लगेगा कि खून जो बह रही है, खून जब ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया, खाने की मात्रा बढ़ गई, तो क्या होगा? उस ग्लूकोज को रक्त से हटाना है, सेल कोशिका के अंदर भेजना है, तो उसमें कौन सहायक होता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा और वो रक्त में चला जाएगा, और उस ब्लड वेसल्स में से ग्लूकोज को पकड़ के कोशिका के अंदर भेजना शुरू कर देगा। समझ गए? यही हार्मोन का काम होगा। आप देखिएगा, इनिशियल जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सबसे आपका कॉन्सेप्ट बनते जाएगा, और जब तक हम लोग बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज तो आप अभी समझ लिए, ठीक है। समझ रहे हैं? हार्मोन्स में इंसुलिन पढ़ना है, अभी हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब प्रोटीन इसके अंदर ही है, बहुत सारा प्रोटीन है, मान लीजिए इंसुलिन है या कोई है, बहुत सारा है। अब क्या होगा? इस इंसुलिन को ये यहां से निकलने के बाद सीधे जाता है गोल्जी के पास। क्यों जाता है?
मान लीजिए आप किसी के लिए गिफ्ट लिए, ठीक है, खूब सारे कपड़े ले लिए, ठीक, 4 टी शर्ट, 4 जीन्स भाई बहन को गिफ्ट करना है मान लीजिए, ले लिए। कैसे लेके जाइएगा? जैसे दुकानदार दिया वैसे ही लेके जाइएगा या कुछ करिएगा? बैग में डालेंगे और सजाएंगे, गिफ्ट रैपर में पैक करेंगे, उसको दिन कॉम्पैक्ट करेंगे, लेकिन अंदर क्या है ना? तो वो जो पैकिंग की प्रक्रिया होती है, सिमिलरली गोल्जी का यही काम होता है। ये जो प्रोटीन निकला है इसको ये पैक करता है, छोटा करता है, ताकि अगर मान लीजिए इस कोशिका को खुद ही इस प्रोटीन की जरूरत है तो यही यूज हो जाए, और नहीं तो इस गोल्जी के अनुसार छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर उस प्रोटीन को पैक कर देगा। इस प्रोटीन को इसमें पैक कर दिया, अब ये कोशिका के बाहर भेजेगा इसको, ये कोशिका के बाहर चला जाएगा, रक्त में जाना है तो रक्त में जाएगा, या एक मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ बना है ना, जैसे हॉर्मोन्स जो होते हैं, बहुत सारा सिंथेसिस, हार्मोन का मतलब क्या होता है? बनता कहीं और है और जरूरत कहीं और है, तो कैसे पहुंचेगा वहां पे? रक्त प्रवाह के थ्रू, ब्लड फ्लो के थ्रू। तो जो भी सेल्स आपका कोई भी प्रोटीन बना रहे हैं या हार्मोन बना रहे हैं या कुछ भी, वो रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, और वो जहां उसका साइट ऑफ एक्शन है वहां वो पहुंच के अपना काम कर जाता है, ठीक है। जैसे इंसुलिन कहाँ निकला? पैनक्रियाज में। जरूरत कहाँ था उसको? ब्लड फ्लो में, है ना। सारे शरीर के जितने बाकी कोशिकाएं सब में उसको भेजना है इंसुलिन, मेनली लिवर के अंदर, है ना, समझ गए ना? तो ये होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, उसकी पैकेजिंग हो गई गोल्जी में, और गोल्जी से चला गया ब्लड फ्लो में, रक्त प्रवाह में, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। इसको अगर फ्लो चार्ट की तरह लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये छोटा सा डायग्राम बना के फट से लिख लीजिए। तो हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या जरूरत है, महत्व है, वो भी हमको पता चल गया, है ना। गोल्जी का भी पता चल गया। क्या है? तो प्रोटीन को पैक करने में, है ना, प्रोटीन को संगठित कर उसको सेल के बाहर, कोशिका के बाहर भेजने में मदद करता है, ठीक है। ठीक है ना, इतना काफी है जेपीएससी के लिए। और हेडिंग दे दीजिएगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। नहीं तो मेरे पास तो नोट्स है वही एनसीईआरटी का, वो आपको हम दे देंगे, आप उसको कितना भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आप लिख नहीं पाइएगा। लेकिन समझने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर से, एक बार ही क्लास के बाद, देखिए आप अपने से बना के लिख लीजिएगा। डायग्राम्स जरूर बनाइएगा बायोलॉजी में, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? बढ़ते हैं आगे। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कोशिकांग करती क्या है। मेनली उसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, है ना, और उसमें केंद्रक है, उसका क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, और गोल्जी का क्या काम है।
बचा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसको भी कल वाली क्लास में देखेंगे और अभी देखते हैं। और जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं लगा हुआ है तो वहां वसा का निर्माण करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक रिवीजन, क्विक रिवीजन। हम लोग देखें कि पूरे संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सबको 5 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है, ये हम लोग देख लिए। जो मोनेरा जगत है उसमें हम लोग देखें जो कोशिका है काफी सिंपल है, उसके पास केंद्रक ना के बराबर है और उसका जेनेटिक मटेरियल उसमें इसी तरह तैर रहा होता है। इसका जो आवरण है, बाहर में हमको एक सेल वॉल मिलता है और उसके बाहर भी हमको ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है। ठीक है, इसको लिख देंगे सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स को ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद आता है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वही 5 जगत वर्गीकरण। इसके बाद आता है आपका क्या, प्रोटिस्टा, तो याद हो गया होगा। उसके बाद क्या आएगा, कवक, फंजाई, प्लांट और एनिमल, जानवर, यानी हम और आप, बस सामाजिक लग गया है। अब प्रोटिस्टा को समझते हैं। ये तो आपका प्रोकैरियोटिक हो गया है ना, ये प्रोकैरियोटिक हो गया। अब बाकी सब यूकैरियोटिक है ना। तो क्या ये जो चारों यूकैरियोटिक हैं तो इसमें कोई अंतर होगा? इनकी बनावट में, इनकी कोशिकाओं में कोई अंतर होगा? जरूर होगा, है ना। और वो क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। चलते हैं, पहले ये बताइए ये प्रोटिस्टा से आप क्या समझते हैं? आपको पता इस प्रोटिस्टा में और बाकी इस तीनों में क्या अंतर है, ये बताइए। एक कोशिकीय होता है। और मजेदार बात देखेंगे, इस प्रोटिस्टा के अंदर 3 सब ग्रुप है। ठीक है, और वो और कुछ नहीं, इन्हीं का एकल कोशिकीय प्रारूप है। धरती पहले ये आया, फिर ये सब आया और इससे फिर बाकी ये चीजें आई। तो एक जो पौधे की तरह दिखता है वो एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। क्या बोलते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, पौधे के समान प्रोटिस्ट। इसी के अंदर आता है डायटम्स। तो पौधे के समान है तो भाई उसको पौधा ही बोल दो, क्या दिक्कत है ना। क्यों नहीं बोलते? एकल कोशिकीय, एक कोशिकीय है। और पौधा क्या हो गया? बहुकोशिकीय। समझ गए? अब फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, जंतु के समान प्रोटिस्ट्स। ठीक है, और फिर कवक के समान प्रोटिस्ट्स। अंतर क्या? बस एक कोशिकीय, ये सब एक कोशिकीय होता है और वो सब क्या है? बहुकोशिकीय। बस यही अंतर है। तो जो जानवर जैसा प्रोटिस्ट है उसको क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल मालूम है? इसी के अंदर आता है आपका प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ बोलते हैं ना, चमका, इसके अंदर आएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में हो जाएगा स्लाइम मोल्ड्स। आपको आधार दे दे रहे हैं। इसके बाद जो चैप्टर है डाइवर्सिटी, सेल के बाद, वहां पे ये सभी ग्रुप का आपको हम फोटोज दिखा देंगे, समझ के रख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आपको कहानी भी सुनाया था, डाई एटम्स, नोबेल प्राइज, कुछ याद आया? डाई एटम्स, यूग्लिना इसके अंदर आता है, ठीक है, डाई एटम्स आता है, यूग्लिना आता है, और भी हैं, उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको फोटोज दिखा देंगे। बहुत जानवर हैं ये सब में, बहुत सारे जंतु हैं और जीव हैं, है ना, बस इतना जान लीजिए। और प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या क्या है? अमीबा, जो अमीबा पढ़ रहे हैं, डायरिया जिससे हो जाता है, ठीक है। मलेरिया कॉज करने वाला क्या होता है? वो भी प्रोटोजोआ है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। हाँ, मच्छर से होता है। तो मच्छर के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन है, उसी से आपको मलेरिया होगा, ठीक है। और मलेरिया भी बहुत प्रकार के, ब्रेन मलेरिया हो गया तो नहीं, मर जाओगे वो अलग बात है, मरना तो ऐसे भी है ना। तो इसी में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है वो मलेरिया, नॉर्मल जनरल मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ब्रेन मलेरिया कॉज करता है। इतना नहीं जानना है, बस सुन लो, ठीक है, लिख लो इसको। ये स्लाइम मोल्ड्स वही है, अगर ब्रेड को बाहर छोड़ दिया 3 दिन बाद आना, सफेद सफेद धारी दिखेगा, तो वो कॉलोनी में रहता है, मल्टी सेलुलर नहीं है, एकल कोशिकीय है, साथ में रहता है सब, ठीक है। जैसे अभी कैसे तुम लोग सब एकल, मतलब सिंगल इंडिविजुअल्स हो लेकिन साथ में बैठे हो, और तो कोई नहीं ना आ रहा है, रोड पे कितने लोग चल रहे हैं, वो लोग आप घुस के तो आ ही सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठ रहा है कोई? ये परीक्षा दी हो भाई तुम लोग, तभी यहाँ पे बैठे हो, है ना, चयन हुआ है तुम्हारा। तैयारी मजबूती से करें, है ना, सोच लीजिए कि क्यों शुरू किए हैं ये जो भी लड़ाई आप लोग शुरू किए हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन होता हो, बायो का वर्ड नहीं याद आता हो, दुख होता हो ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, पीड़ा होती हो, तो याद करिएगा कि क्यों, है ना, क्यों, आखिर क्यों। तो आपको अधिकारी आपको बनना है, आपका सपना है, तो आप ही पूरा करेंगे ना। तो हाँ, चलिए, क्लियर है। तो ये ऐसा, अगर मान लीजिए हमको यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ना होगा बढ़िया से, तो हम तो ये चारों में से किसी को भी उठा के पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे प्याज का छिलका आपको दिखाए, प्याज के छिलके में इतनी सारी कोशिकाएं, बैठ के उसको पढ़िए, जो आसानी से मिल जाए। तो हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या रहेगा? जो एक कोशिकीय है उसमें से कुछ उठा लीजिए, बढ़िया से आपको उसके अंदर सारा सामान दिख जाएगा, है ना। कोशिकांग क्या, कौन कौन से हैं, वो सारे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पौधा, पौधा को आप ला के पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अभी दिखाए, है ना, वो पौधा तुमको मारेगा नहीं। अब हमको कोशिका पढ़ना होगा पैनक्रियास का, तो कोई देगा? नहीं देगा। इंसुलिन कैसे निकलता है हमको देखना है, तो इंतजार करना पड़ेगा कब आपका, है ना, फिर उसके बाद एथिकल इशू होता है, ठीक है, तब जाके पीएचडी का काम शुरू होता है, ठीक है। चलिए, तो वही सब जो बेजुबान है, कुछ नहीं कह सकते, उनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है इसमें? तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक वही, अब तक तो याद ही हो गया होगा, केंद्रक होता है भाई, होता है इसमें, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो उसको आपने बना लिया है, तो उस डायग्राम को कोशिश करिएगा कि एग्जाम में भी उतार दें। तो हम लोग ने ये कवर कर लिया, अब हम लोग इसके अंदर झांक रहे हैं, ठीक है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग एनसीईआरटी जाके खोलते ही नहीं है, सच बताइए कितने लोग एनसीईआरटी जाके खोलते हैं? समझ में नहीं आता है? अच्छा, समझाने के बाद समझ में आता है? सच बोलना है,
कोशिश करिए, अगर मान लीजिए अगर 50% भी समझ पा रहे हैं ना, 25% तो एग्जाम में लिख ही दीजिएगा। आपको हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं ताकि अगर समझा हुआ है तो अपने भाषा में भी लिख दीजिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा। और डायग्राम भर भर के बना के आइएगा, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं रोकने वाला आपका मार्क्स। ठीक है, यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज है, अरे पंखा ऑन कर लीजिए भाई। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है वहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिका को अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, एक बार इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। देखिए, सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो 4 ग्रुप आपको दिखाया, सिर्फ जीवाणु को छोड़ के। और क्या बोला जा रहा है कि झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण, है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अंदर में, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी भी आपने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, क्लोरोप्लास्ट देखा, ये सब के बाहर में एक झिल्ली होती है। ठीक है, तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है पता है, चलिए बता देते हैं। एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, आज तक का सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल से, सबसे पहले धरती पे प्रोकैरियोटिक सेल्स आए ना, उसके बाद आया आपका यूकैरियोटिक सेल्स। आखिर यूकैरियोटिक सेल्स आया कैसे, बोल दिया जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन देखिए कैसे हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं खूब सारी बनी, उसमें भी कोई बड़ा साइज का कोई छोटा साइज का, इसीलिए तो हमारे पास रेंज है 1 नैनोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक, है ना। 1 नैनोमीटर नहीं, 10 माइक्रोमीटर, है ना, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। तो छोटी बड़ी खूब सारी कोशिकाएं आ गई। जब हम लोग थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको हम बताएंगे, जब ये जो बड़ा वाला जो प्रोकैरियोट उस टाइम था, मतलब धरती क्या थी, आग का गोला जो ठंडा हो रहा था, बारिश हो गया था, पानी जम गया था, और जो बिजली गिरी उसके कारण ये छोटी छोटी कोशिकाएं उत्पन्न हुई। ये थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, लास्ट में पढ़ेंगे। जब ये काम हुआ तो प्रोकैरियोटिक सेल्स तब तक आ चुके थे, जब आ गए तो जो उसमें बड़े साइज का प्रोकैरियोटिक सेल था ना, वो छोटे साइज के प्रोकैरियोटिक सेल को खा जाता था। तो बहुत बार खा के अपना काम चला लिया, ठीक है, कुछ ने फोटोसिंथेसिस कर लिया, ठीक है, और कुछ एक दूसरे को खाते थे। जो पौधे वाला है, जो भी आप पढ़े प्रोटिस्ट में, जो पौधे जैसा है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, जो जानवर जैसा है वो प्रकाश संश्लेषण वाले को या अपने जैसे वाले को खा जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, खा के तो कहानी खत्म। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ये छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल है, जब ये इसको खाने वाला होता है तो वो इस तरीके से व्यवहार करता है, अपना आकार बदलता है और ये अंदर बुला लेता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चिपकना शुरू कर देता है। ठीक है, ये चिपक गया, बंद हो गया, ये फंस गया बेचारा, और थोड़ी देर में क्या होता है, ये आपस में सट जाते हैं। तो इसके पास 2 झिल्ली हो गया कि नहीं, एक और झिल्ली हो गया ना। तो इस फिर क्या हुआ कि ये टूटा या खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, ये इसी के साथ रहने लगा अंदर में ही, और ये कोशिकांग बन गया आगे जाके। इसीलिए जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर आपको झिल्लीबद्ध कोशिकांग नजर आएंगी। ठीक है, तो और आपका इसका प्रमाण क्या मिलता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसमें भी ऐसे ही पाया गया है। जो प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी छोटे छोटे डीएनए मिलते हैं। ठीक है, हमारे केंद्रक में तो डीएनए है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलते हैं। तो ये कहा जाता है कि एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को खा लिया था और इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों चीजें आपकी, उसमें आपको डीएनए मिलता है जो एकदम जीवाणुओं की तरह होता है। समझ गए? तो ये थ्योरी आज तक का सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसको अभी तक कोई चैलेंज नहीं किया है।
ठीक, तो और भी साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, उस थ्योरी आने से पहले आप लोग पास कर जाइए, है ना। तो अब आप सोचिए कैसे निर्माण हुआ, तो इसको हम लोग फिर चर्चा करेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक राउंड पढ़ लिया है आपने, स्लाइड्स में दे दिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, हमको मालूम है आप लोग किताब नहीं खोलते हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए होमवर्क है कि देखिए, अभी तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो आपसे हम लोग ने देखा कि 4 ग्रुप हैं, कवक मतलब फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, ये सब में यूकैरियोटिक सेल्स है। हमने आपको कवक और पौधे का तो कंपेयर करने के लिए नहीं बोला है कोशिका को, हमने सीधे बोला है इंसान, मतलब इंसान नहीं, जानवर और पौधों में जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या अंतर है। ये डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाता है जेपीएससी, तो हम यहीं तक रहेंगे। आप और अगर नीट और अगर बाकी चीज़ की तैयारी कर रहे होते तो हम आपसे पूछते कवक में और प्रोटिस्ट के कोशिकाओं में अंतर क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये कल तक हो जाना चाहिए, ठीक है, कल तक कर लेंगे, ठीक है, 10 मार्क्स का है। तो प्लांट कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है, कोई बताएगा? हाँ हाँ, दोनों सही बोले, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में कोशिका भित्ति या सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसमें नहीं होता है। और एक ही, हाँ वेरी गुड, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, धूप में जाते, खाना बन गया होता, खाना का क्या टेंशन। लेकिन पौधों में ऐसा होता है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मौजूद होता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है। 2 डिफरेंस बोल रहे हैं तो लिखते जाइए, सोचिए नहीं, ऐसे बना लीजिए, प्लांट सेल ऊपर हेडिंग दे दीजिए, एनिमल सेल, और जो जो पॉइंट्स अभी क्लास से मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए और इसको फॉडर की तरह यूज करिएगा। मतलब कहने का मतलब आपको कुछ थोड़ा घास फूस दे दिया इसमें, अब इसको आराम से लिखिए घर जाके और कल जमा कर दीजिए, ठीक है। मतलब लिखने की शैली, सबको पढ़ा रहे हैं, सबको बुलेट पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन लिखने की शैली पे ही मार्क्स मिलेगा। घर जाके चिंतन मनन करके सुंदर शब्दों में, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको एनरिच करते हुए लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, कोशिका भित्ति मौजूद होती है, इसमें नहीं होती। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वेयर एज इन एनिमल सेल सेल वॉल्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिससे क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। लिखेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट मौजूद होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभाव पौधे कर पाते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया होगा प्लांट सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हाँ, पावर हाउस। क्यों? बस यही तक, खत्म। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन अपने से बनाता है। हाँ, पावर हाउस है तो क्या करता हो? एनर्जी को स्टोर करेगा, स्टोर करेगा कि बनाएगा? हाँ, बहुत अच्छा, एटीपी बनाता है। किससे एटीपी बनाएगा? किससे? अमीनो एसिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट जानते हैं ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज से एटीपी निकालता है माइटोकॉन्ड्रिया, फैट से भी निकालता है और प्रोटीन से भी निकालेगा। तीन ही चीज खा रहे हैं तो उसी से निकालेगा ना।
और उस निकालने की प्रक्रिया में हम विटामिन और मिनरल्स भी खाते हैं। अगर आप विटामिन और मिनरल्स डेली नहीं ले रहे हैं तो आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो अंदर में होता है, वो जो एनर्जी निकालने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। उसी को बोलते हैं अरे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। समझे क्यों, कैसे, ऐसा कैसे होता है हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की क्लास में, ठीक है। और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आप कौन सा विटामिन नहीं खा रहे हैं तो आपको बॉडी में एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है, और कौन सा खाइएगा तो ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो अभी से ही बी कॉम्प्लेक्स खाना शुरू कर दीजिए। सिरप हो तो सिरप ले लीजिए। हे भगवान, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, नहीं सीरियसली, और अगर दवाइयों पे ज़्यादा निर्भर ना करके साग सब्जी, अगर फ्रूट्स ले रहे हैं डेली, ये एकदम सही समय है। मेरी क्लास ओवर होने के जो 5 मिनट मिलता है, सब एप्पल लेके आओ, और इतना महंगा भी नहीं है, आधा, बी लाइक अ जर्मन। वो लोग जानते हो, मतलब बहुत आश्चर्य लगा, हम लोग कैसे करते हैं 1 केजी आधा केजी, उन लोग 1 सेब खरीदता है। हम लोग डेली जाता है 1 सेब खरीदने के लिए, परेशान ही हो गए थे अपना लैब के लोग को देख के। 1 सेब लेके जाता है तो बोले 1 सेब खा लेंगे, अगला दिन मार्केट में फ्रेश मिलेगा। और फ्रेश फ्रूट खाने से बहुत फर्क पड़ता है आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी में। अब फिर हम इंडिया आ गए, ठेला के पास गए, 1 सेब, तो समझे ना, डांट के भगा दिया हमको, ठीक है। तो जितना हो सके फ्रेश फ्रूट खाइए, इट विल हेल्प इन योर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बोलते हैं ना, अरे वो कुछ भी खाता है तुरंत पचा लेता है, पतला का पतला ही है, 10 साल रुको, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। मेटाबॉलिज्म, आपका जो कोशिका का संरचना है, कोशिका की जो संरचना है कितनी मजबूत है, उस पर निर्भर करता है आप खाना कितना अच्छे से पचा पा रहे हैं, एनर्जी कितने अच्छे से निकाल पा रहे हैं, और उसको कितना अच्छे से फोकस करके यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है। वेरी गुड, वैक्यूल्स। आपको यहाँ कुछ दिख रहा है ऐसे बड़ा सा, इसी को बोलते हैं वैक्यूल। हिंदी में भी वैक्यूल लिखिएगा, ठीक है। या हिंदी में बोलते हैं इसको शायद रसधानी, रसधानी बोलते हैं इसको, ठीक है। रसधानी बोलते हैं ना, पता ही नहीं है, अच्छा ठीक है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी सी रसधानी मौजूद होती है, और एनिमल सेल में रसधानी नहीं होती है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट तो आपको मिल गया। और क्या पॉइंट्स है, लिखिए, कम से कम हो सके तो 5 से 8 पॉइंट लिख दीजिए। 10 क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट अगर आप लिख दीजिएगा तो कहाँ मार्क्स काटेगा कोई। और तुरंत नहीं शुरू करिएगा, पहले भूमिका बांधिएगा। ऐसा नहीं कि आंसर शुरू, एक लाइन खींचा हुआ प्लांट सेल एनिमल सेल फिर लिखा हुआ, वैसे नहीं करिएगा, ठीक है ना। मेंस आंसर राइटिंग में पहले भूमिका बांधना होता है, पहली क्लास में बताए हैं, उसी को फॉलो करिएगा, और डायग्राम्स बना दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो अब यूकैरियोटिक सेल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है क्या क्या डिफरेंस है। जो लाल से लिखा हुआ है वो दोनों में मौजूद होता है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, 3 मेन चीज था, तीनों लिखा हुआ है, और इससे भी ज्यादा डिफरेंस है। ये सिंपल वर्जन लेके आए हैं हम आपको ताकि आप समझ सकें। देखिए रसधानी देख रहे हैं, इतना बड़ा सा, इसके कारण जो केंद्रक है वो साइड को घसक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रसधानी बहुत छोटी छोटी मौजूद होती है, ना के बराबर होती है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल इन एनिमल सेल्स, ठीक है। चलिए, ओहो, हाँ, ये है आपके एनसीईआरटी का चित्र है। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है इसमें से, अच्छा लिखा हुआ तो है सामने, हाँ, ये हो गया प्लांट सेल और वो हो गया एनिमल सेल। अच्छा वो आ गया फोटो में, हटाया था पता नहीं कैसे आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए वैक्यूल, देखिए रसधानी हो गया, वैक्यूल्स बोलते हैं।
तो ये अंतर है। और आपको कोई अंतर दिख रहा है? दोनों में ही केंद्रक है, दोनों में ही गोल्जी अपैरेटस है, दोनों में ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्वयी जालिका, ठीक है। और चिकनी, चिकनी भी होगी कहीं तो है, हाँ ये देखो, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपका हुआ है तो वहां वसा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और क्या है दोनों में अंतर? राइबोसोम भी सेम ही रहेगा, दोनों ही यूकेरियोटिक है। तो क्या साइज रहेगा राइबोसोम का? कल बताया था ना, 60-40 कि 50-30, 70s कि 70s, 80s, वेरी गुड, ठीक है। तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों यूकेरियोटिक सेल्स है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो आप इसको देख के कंपेयर करिएगा कि दोनों कोशिका, जो आज सुबह में आप कोशिका देखे हैं, उसमें उसके अंदर में जो कोशिकांग है क्या क्या अंतर है, ये फोटो को देखते हुए लिखिएगा, ठीक है। स्लाइड्स दे देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ये चीज है कि इसमें जो कॉमन है वो आपको बीच में ये आप बना सकते हैं, इसको फट से बना लीजिए। इसके पास एक्स्ट्रा क्या क्या होता है, देखिए, वैक्यूल प्रेजेंट है, रसधानी है ना, ये सेम डायग्राम बना लीजिए। सेल वॉल यहाँ है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ है। बहुत बार जो एनिमल सेल्स होता है उसमें फ्लैजिला रहता है, ठीक है। प्लांट सेल में फ्लैजिला आपको कभी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ सेंट्रियोल होता है, ये देखिए सेंट्रियोल कहाँ गया, नहीं है, चलो बना देते हैं। तो ये जो कॉमन है वो बीच में लिखा हुआ है, जो इसके पास है एक्सक्लूसिवली, जो इसी के पास सिर्फ होता है वो इस साइड को लिखा है, जो उसके पास एक्सक्लूसिव होता है वो वहां लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बना लीजिए। थोड़ा जल्दी बनाइए। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, बायोलॉजी है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बारे में जानिए, है ना। इसका बहुत उपयोग होता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? तब अगर आपको ही बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी तो आप घर पे भी बहुत छोटी मोटी चीजें तो खुद ही ठीक कर लीजिएगा। बढ़े आगे, ओके। आप लोग के साथ गड़बड़ ये हो रहा है ना कि सेम डे आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको उसी दिन जाके एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। बायो को सिर्फ आधा घंटा देना है, जिस दिन भी क्लास हो रहा है उसी दिन सिर्फ आधा घंटा घड़ी से, ठीक है।
ऑनेस्ट वाला है, ये नहीं कि अरे आधा घंटा हो गया बस सेल पड़े हैं। हम ईमानदारी से दीजिए, देखिए कैसे नहीं होता है। हर दिन का आधा आधा घंटा जोड़ लीजिए, मोर देन इनफ। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा हाथ जल्दी चढ़ाइए, चलाइए, इतना स्लो अधिकारी तो झारखंड नहीं चाहेगी। स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली से, यानी जीव द्रव्य झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आप हिंदी में भी सेल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, और इसी का नाम होता है कोशिका झिल्ली। मतलब इस कोशिका को आप जब देखे थे वहां पे आपको बाउंड्री ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा था, बाउंड्री जो, तो वो कैसा होता है, तो वो एक्चुअली में ऐसा होता है। आपको ये भी पढ़ना है, ये इतना अच्छे से आप फोटो दिखा दी बाउंड्री, लेकिन उसको और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिएगा, मतलब इंसान को कुछ काम नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज के उसको 30-40 हजार गुना बड़ा करके उसको झांका, देखा, और इससे फायदा भी हुआ। इसके बारे में पढ़ने के बाद से आपको पता है, आप जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, अगर मनुष्य को पता ही नहीं होगा कि दवाई कैसे आखिर कोशिका के अंदर कैसे भेजें, क्योंकि आपको पता है ना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हर चीज़ को अंदर आने नहीं देती है, तो आप क्या केमिकल यूज़ करेंगे कि वो कोशिका के अंदर जाएगी। जैसे मैं सिंगापुर में अल्जाइमर्स नाम की बीमारी जानते हैं ना, भूलने वाली बीमारी, उसमें जो ड्रग डिस्कवरी थी उसमें सम्मिलित थी। कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पहले, वो ड्रग जो है उसका जो कंपोनेंट है वो प्रकाशन में चला गया है। हो सकता है 1 महीने के अंदर वो प्रकाशित हो जाएगा और एक ब्रेक थ्रू पेपर होगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसका अगर हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ही नहीं, तो हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, है ना, कि अच्छा ये क्या चीज़ किस पदार्थ का बना है, किस पदार्थ को अंदर घुसने देता है, और हम लोग कैसे इसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। मेरा काम क्या था, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो सिंगल चैनल, इसको चैनल भी बोलते हैं, जिससे चीज़ें अंदर और बाहर जाती है, एक सिंगल चैनल को पढ़ना मेरा काम था। उसको पढ़ते और करते कैसे थे वो आपके जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे बहुत सारी ड्रग्स को कैसे हम डिलीवर कर सकते कोशिका के अंदर, ये काम होता था। ठीक है, तो उससे हमारी समझ बढ़ती है। इसलिए आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये आखिर जीव द्रव्य झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, इसका काम क्या है, क्या कोशिका के अंदर सभी चीज़ें पहुंच सकती है। ठीक है, और जीव द्रव झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है कि अंदर होती है। अंदर होती है या बाहर होती है? ये ग्रुप नहीं पढ़ रहा है, पढ़ के आएगा कल से। ठीक है, पढ़ के आइए। सिर्फ 4 ही 5 बच्चे हमको दिख गया इस बैच में किसके पास मतलब पोटेंशियल है जो एग्जाम निकाल सकता है, हम वो नाप चुके हैं। हमको पूरा पता है इस बैच से कौन कौन निकाल सकता है। ठीक है, और अगर आप नहीं है सजग तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपको मौका मिला है तैयारी का, मौका मिला है समझने का, तो उसको समझिए और अपने आप से ईमानदार रहिए। हम जानते हैं कठिन है, लेकिन आप उतनी मेहनत कर रहे हैं क्या? अपने आप से एकांत में सवाल करिए। हम जानते हैं आपके लाइफ में बहुत सारा चैलेंजेस होगा, सबके लाइफ में होता है, जब तक जिंदगी है तब तक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को गिनिएगा ना तो कभी आगे नहीं बढ़िएगा। और एक भी सब्जेक्ट को कम मत आंकिए, क्योंकि अधिकारी बनने के लिए 4 से 8 लाख लोग तैयारी करते हैं, 4 लाख 5 लाख लोग बैठते हैं पीटी में, उसमें से कुछ ही लोग मतलब आगे जाते हैं मेंस के लिए। और अगर आप उस पीडीएफ में अपना रैंक देखना चाहते हैं ना, तो पहले अपने आप से ईमानदार होइए। हम जानते हैं लड़कियों के साथ भी चैलेंजेस है, बॉयज़ के साथ भी चैलेंजेस है। काम करना होता होगा, जॉब कर रहे होंगे,
या मम्मी पापा सुना रहे होंगे, या बहुत दूर गांव से आके यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब किस लिए? अपने आप को सफल करने के लिए ना। तो अपने आप से ईमानदार होइए। और एक भी सब्जेक्ट को अगर आप कम आंक रहे हैं ना, अगर यहाँ 10 नंबर छोड़ते हैं तो कोई और 10 नंबर लेने के लिए तैयार बैठा है। कंपटीशन डेली बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट की सुविधा, जैसे जैसे अच्छे शिक्षक की बढ़ोतरी, जैसे जैसे ये चीज़ें मिल रही हैं, वैसे वैसे लोगों की तैयारी जो है ना बहुत तेज होती जा रही है। कंपटीशन का स्तर बहुत ऊपर आ गया है। देख रहे हैं ना, कट ऑफ 240 250 पार जा रहा है। अगर कैटेगरी भी है तो भी आपका 200 पार जा रहा है, ये भी जान लीजिए। तो अगर करना है, और ये 5 और 10 नंबर का जो रियायत मिल जाता है, उससे किसी का भला नहीं हुआ है। ठीक है, आपको मजबूत करना होगा खुद को। कट ऑफ जितना है उससे ज्यादा लेके आइए। जो भी कट ऑफ है, जो मैक्सिमम कट ऑफ है ना, उससे 10 नंबर ज्यादा का टारगेट रखिए, तब जाके आप कहीं कंपटीशन में होंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ओके, सीरियस होइए, बी सीरियस गाइज। कंपटीशन इज रियली टफ, और ना कट थ्रोट कंपटीशन है। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, बेकार है पढ़ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली। क्या चीज का बना होता है? देखिए, मजेदार चीज पहले ही बता दिए थे। ये हम लोग हैं, 3 ही 4 चीज तो खा रहे हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनाएगा, फैट टूट के लिपिड्स बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाएगा, या और कोई छोटा मोनोसैकेराइड बोल लीजिए। ये क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये छोटी छोटी इकाई बनाएगा अपना। तो यही छोटी, और ये कोशिका भी इतनी छोटी, खुद ही जीवन की छोटी इकाई है, तो इसके अंदर भी यही छोटी इकाई का बना होगा। तो अमीनो एसिड की जगह ये प्रोटीन है, यही सब चीज का होगा ना। तो इसमें भी यही 3 चीज का बना हुआ है। क्या क्या? तो प्रोटीन का है, लिपिड का मतलब फैट है ना, फैट टूट के लिपिड बनाता है ना, और क्या? कार्बोहाइड्रेट। तीनों। लेकिन किस स्थिति में, कितना परसेंट है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है झिल्ली में, कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, और कितना वसा होता है? तो लगभग 50% आपका वसा होता है। ये जो बाहर है ना, देख रहे हैं आप, ये गोल 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 गोल, ये क्या है, इसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, 40% प्रोटीन होता है, और जो बच गया कार्बोहाइड्रेट। लगभग, आगे एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, लगभग, है ना। पीटी का नया आंसर किया गया ना, फिर भी गलत है ना उसमें, है कि नहीं है? 1955, 56, इसी कंफ्यूजन है ना। तो इसीलिए मजेदार होता है मेंस आंसर में, आगे लिख दीजिए लगभग 50%, तो सेफ जोन में। और 50% एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाया। अभी आप कोशिका का जो बाउंड्री देखे, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो ऐसा दिखेगा बाहर से, तो उसके अंदर कितना कोई गिन के नहीं बता पाया अभी तक, है ना। चलिए, एक और चीज है जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 52% प्रोटीन है, अच्छा 52 है, सॉरी, मतलब 50% वसा नहीं, लगभग 50% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, और जो बचा हुआ वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है